नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे सूरत गुजरात के रहने वाले सागर मेहता जी ने दी है। ये कहानी एक हॉन्टेड फ्लैट के ऊपर है, फ्लैट नंबर 213। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिसंबर का महीना। आज बाकी दिनों से ठंड ज़्यादा थी। ठंड हवाएं चल रही थी। राजू अपनी चाइनीज़ की लॉरी के पास बैठा था, क्योंकि आज ठंड की वजह से ग्राहकी भी कम थे। तभी एक आवाज़ आती है और आवाज़ में ठंड की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया, 2 चाइनीज़ मंचूरियन पार्सल कर दो ना ज़रा, और थोड़ा तीखा बनाना। यह आवाज़ वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 30 साल का नौजवान लड़का था। वो इन्फोटेक कंपनी में काम करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र जयपुर हुआ था। वो और उसकी पत्नी सनाया, जो पेशे से एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर वे आज सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ा लोन लेकर उन्होंने यहाँ पर एक घर लिया था। कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है, जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इम्प्रेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी। वैभव मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन सनाया का था। कहाँ हो? कितनी देर और? बहुत भूख लगी है, सनाया ने कहा। अरे आया बाबा, बस 2 मिनट, बन ही गया है, बोल के वैभव ने फ़ोन कट कर दिया। हाँ भैया, कितना हुआ? 130 रुपये, लॉरी वाले ने कहा। ठीक है, यह लो। और वैभव वहाँ से निकल पड़ता है। अपार्टमेंट के पास में ही लॉरी होने की वजह से वह पैदल ही आया था। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके सफ़ेद लंबे बाल, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, धूल से सनी हुई चादर, जिससे उसने अपने पूरे शरीर को ढका हुआ था। तुम वही हो ना जो माधवराज अपार्टमेंट 213 में रहने आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, पर आपको कैसे पता? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वहाँ सनाया घर में सामान को अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद वैभव होगा। आ गए? कहाँ रह गए थे? भूख से मरी जा रही हूँ, जान निकल रही है मेरी। सुबह से चिप्स के अलावा और कुछ नहीं खाया। लाओ, अभी मैं डिश में परोस देती हूँ। ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। दरवाज़ा वैसे ही बंद था। वो थोड़ा घबराई कि उसने जो महसूस किया वो सच था या स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा भास हुआ। वैभव के ऐसे सवाल करने पर वो बूढ़ा आदमी पलटकर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। गलत किया, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ, बहुत गलत किया। वैभव कोई प्रति उत्तर नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया। एक तेज गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान भंग किया और वो फिर चलने लगा अपने घर की ओर। यहाँ सनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा वो भ्रम था या कुछ और। सनाया सोच ही रही थी कि तब डोरबेल बजती है और वो चौंक जाती है। वैभव था। दोनों यह बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, पर ना बताना ही बेहतर समझा। रात के 2 बजे थे। वैभव सो चुका था, पर सनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर में वो बस करवटें बदल रही थी। बेडरूम में
डिम लाइट जल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूबी थी। वैभव से वो पहली मुलाकात, पहली डेट, घर वालों को मनाने की कोशिशें, और आज देखते ही देखते उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। डिम लाइट के उस बल्ब में मानो उसे सब दिख रहा था। अचानक से वो चौंकी। उसे लगा कि पास कोई है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो हिम्मत करके उठी, पर वहां कोई नहीं था। वो डरी हुई थी। ये दूसरी बार था जब उसको ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो घबरा के कंबल से अपना पूरा सर ढककर सो गई। थोड़ी देर सोई ही थी कि उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे मांस सड़ रहा हो। उस बदबू से उसका सर फटे जा रहा था। उसने बाजू में देखा, पर वैभव वहां नहीं था। वो घबराई। वो किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठा हो, पर वो वहां पर भी नहीं था। वो हॉल में आई, पर वहां पर भी वैभव नहीं था। उसे महसूस हुआ कि इस रूम में ठंड कुछ ज्यादा ही है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी। उसे लगा पीछे कोई है। वो मुड़ी। उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वैसे वैसे ठंड और वो गंदी सी बदबू बढ़ रही थी। वो चीखना चाहती थी, वहां से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो, ऐसा महसूस कर रही थी। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, पर कर न सकी। उसने उस औरत की ओर देखा। काले लंबे बाल, पीली पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा, सबको मार देगा। चले जाओ यहां से, अगर जान प्यारी है तो। सनाया की आंख खुल गई। वो डरी हुई थी। उसकी नजर घड़ी पर गई। सुबह के 9 बजे हुए थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए सोचा कि सच में यह क्या एक सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते उसे वैभव का ख्याल आया। उसने देखा वैभव वहां पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। तुम बहुत गहरी नींद में थी और कल से थकी हुई थी, इसीलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच मैं यहीं ऑफिस में कर लूँगा। तुम अपना ख्याल रखना, वैभव। फिर सनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि कल उसने जो महसूस किया वो सच में एक सपना था या फिर कुछ और। दोपहर के 2 बजे वैभव ने सनाया को मैसेज किया, आज मैं 7 बजे आ जाऊंगा, डिनर मत बनाना, हम बाहर खा लेंगे। रात के 11 बजे दोनों डिनर करके घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही सनाया को फिर से वही जलने की गंदी सी बदबू आने लगी। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव, क्या तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है? नहीं तो क्यों? वैभव ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बोल के सनाया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के 2 बजे फिर से वही गंदी सी बदबू की वजह से सनाया की आँख खुल गई।
फिर से वही सब कुछ महसूस हुआ। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। सनाया बेचैन सी रहने लगी थी। रविवार की सुबह 9:30 बजे वैभव सोफे पे बैठा था। एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग था। वैभव की नज़र सोच में डूबी हुई सनाया पर जा रुकी। क्या हुआ सनाया? काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ बेचैन सी दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैभव ने कॉफ़ी मग को टेबल पर रखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है वैभव। जब से हम यहाँ आए हैं तब से रोज़ रात को डरावने सपने आते हैं। सनाया और कुछ बोले उससे पहले किचन में से कुछ गिरने की जोर से आवाज़ आती है। दोनों भागकर किचन में पहुंचते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज़ आई कहाँ से? वैभव ने पीछे खड़ी सनाया से पूछा। सनाया बहुत चक्की रह गई। उसने वैभव के पीछे उसी आधी जली हुई औरत को देखा जो वैभव को घूरे जा रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? वैभव ने सनाया से पूछा। सनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वैभव! और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर गई। सनाया! सनाया! वैभव सनाया के मुंह पे पानी छिड़कते हुए कह रहा था। सनाया अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं कितना डर गया था मालूम है तुम्हें? सनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए वैभव ने कहा। तुम किसकी ओर इशारा कर रही थी? ऐसा क्या देखा तुमने? वैभव ने पानी का ग्लास हाथ में देते हुए कहा। सनाया ने थोड़ा पानी पिया और फिर सब बता दिया कि पिछले 10 दिनों से उसके साथ क्या क्या हो रहा था। आज भी उसने वो औरत को देखा। वैभव के बिल्कुल पास खड़ी थी और वैभव को घूरे जा रही थी। उसे देखकर वो बेहोश हो गई। वैभव कुछ सोच में डूब गया। उसको वो बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, लेकिन सनाया को कुछ नहीं बताया। वो सनाया को और डराना नहीं चाहता था। देखो, ज़्यादा मत सोचो, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। वैभव बेड से खड़े होते हुए बोला। दूसरे दिन ऑफिस में वैभव कुछ सोच में डूबा था। तभी रवि की नज़र उस पर पड़ती है। रवि वैभव का दोस्त था। वैसे तो वैभव को कंपनी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके फ्रेंडली स्वभाव की वजह से उसने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। उन्हीं में से एक रवि था। रवि और वैभव लंच साथ में ही करते थे, इसीलिए वो उसे लेने आया था। लंच करते करते भी वैभव का ध्यान सनाया की बातों पर ही था। क्या हुआ वैभव, कुछ परेशानी है? रवि ने पूछा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। सुबह से कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ तो बात है। अब बता भी दो, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। रवि ने पानी का ग्लास भरते हुए कहा। अरे यार, कल सनाया अचानक से बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने कहा। वैभव ने सारी बातें रवि को बता दी। ये सब वहम है और कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचो। देखो, तुम लोग अभी अभी यहाँ आए हो, नया शहर है, नए लोग हैं। स्ट्रेस और थकावट की वजह से भी उन्हें ऐसा भास हुआ होगा। थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात उस बूढ़े आदमी की, तो हो सकता है वो बस मजाक कर रहा हो। रवि ने शांति से वैभव को समझाया। जवाब में वैभव ने हाँ में सर हिला दिया। वो अभी भी रवि की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था और ये बात रवि जान चुका था। सुनो, मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर आनंद। वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। रवि ने हाथ पोंछते हुए कहा। तो
तुम ये कहना चाहते हो कि सनाया पागल है? वैभव ने चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग पागल हैं बस वही साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे भी लोग जाते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या जिन्हें रातों को नींद नहीं आती हो। तुम उनसे मिल तो लो, मैं उनसे बात कर लूँगा। रवि ने वैभव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, मैं सनाया को लेकर वहाँ जाऊँगा। शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, वैभव ने कहा। व्हाट नॉनसेंस, मैं कोई साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाने वाली। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पागलपन के दौड़े पड़ते हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली वैभव, सनाया ने गुस्से से कहा। वैभव ने सनाया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, देखो सनाया, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पागलपन के दौड़े पड़ते हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे भी तो हम नकार नहीं सकते ना। मैं आज पूरा दिन तुम्हारे लेकर चिंतित था। खुद के लिए ना सही, मेरे लिए चलो। सिर्फ एक बार, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो दोबारा नहीं जाएंगे। सनाया ने वैभव की ओर देखा। उसके चेहरे पर उसके लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सनाया ने हाँ में सर हिला दिया। ग्रेट, कल 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, ये कहकर वैभव बेडरूम में चला गया। दूसरे दिन शाम के 6 बजे वैभव ने एक टैक्सी बुक करवाई थी। कार अपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वैभव अपने फ़ोन में बिजी था। सनाया ने अपने साइड की खिड़की के शीशे को नीचे किया। दिसंबर की ठंड प्रकृति हवा का झोंका मानो सनाया के गालों को सहला रहा था। थोड़ी देर के लिए सनाया सब कुछ भूल गई थी। उसने खिड़की के शीशे को पूरी तरह खोल दिया और अपना चेहरा बाहर निकाल दिया। उसके खुले बाल मानो समुद्र की लहरों की तरह लहरा रहे थे। तभी अचानक उसके चेहरे से छूकर कुछ गुजरा, कुछ रेशम के कपड़े जैसा, और उसमें बसी सड़े हुए मांस की बदबू। सनाया ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहां पर कुछ नहीं था। उसने अपना चेहरा अंदर किया और शीशे को पूरी तरह लगा दिया, लेकिन वो गंध अभी भी उसे आ रही थी। वैभव अभी भी अपने फ़ोन में ही बिजी था। वो कुछ बताए उससे पहले ही अचानक गाड़ी रुक गई। सर, निर्मल ऑर्किड आ गया, ड्राइवर ने कहा। एक बड़ा सा कमरा, जिसके बीचों बीच एक बड़ा मुलायम सा सोफ़ा, उसके ठीक सामने एक बड़ी सी चेयर, बीच में एक बड़ा सा कांच का टेबल जिस पे कुछ किताबें और लिखने के लिए एक डायरी और पेन थी। कमरे की दीवारों पर अच्छे अच्छे पेंटिंग्स और कुछ अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए थे। हेलो डॉक्टर, मैं वैभव, रवि का दोस्त, वैभव ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। हेलो, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। रवि ने आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताया था, डॉक्टर ने हाथ मिलाते हुए कहा। दोनों सोफे पे बैठ गए और डॉक्टर आनंद डायरी और पेन लेकर सामने वाली चेयर पे। हाँ सनाया, मुझे शुरू से बताओ, कब से ये हो रहा है, क्या हो रहा है और कब हो रहा है, डॉक्टर ने अपनी डायरी खोलते हुए कहा। सनाया ने सारी बातें विस्तार से डॉक्टर आनंद को बता दी। देखो सनाया, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। भूत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। सनाया, हमारा दिमाग एक मेमोरी चिप जैसा होता है जो देखी हुई सारी बातों को स्टोर करती है। तुमने जो महसूस किया वो बस तुम्हारे दिमाग का छलावा है और कुछ नहीं। कभी कभी हम जो देखते हैं, पूरा दिन सोचते हैं, वही हमें रात को सपने में नजर आता है। कभी कभी तो दिन में भी दिखाई देता है, जैसे तुम्हें वो लेडी दिखी
वैभव के पास। ये सब होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन और अकेलेपन की वजह से। कोई हॉरर फिल्म देखी हो या कोई नोवेल पढ़ी हो या फिर उसके बारे में सोचने लगी हो तो भी ये पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में एक छोटी सी आवाज़ भी इंसान को डरा जाती है। तुम्हें इनसे बाहर आना होगा सनाया। पॉजिटिविटी लाओ, अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा होगा। तो अब आगे क्या करना है? वैभव ने पूछा। मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, पर मेरा मानना है कि अगर ये बुरी विचार करना छोड़ दे तो मेडिसिन की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर भी अगर मेडिसिन से कुछ फ़र्क ना पड़े तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, डॉक्टर ने मेडिसिन देते हुए कहा। रात के 3 बजे जलने की गंध की वजह से सनाया की आँख खुल गई। अलमारी के पास 2 पीली आँखें थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। वो डर गई। उसने रज़ाई से खुद को पूरी तरह से ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब उसने रज़ाई हटाई तो वो औरत बिल्कुल उसके पास बैठी थी और उसे ही घूरे जा रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो औरत उस पर चढ़ गई। औरत ने सनाया के दोनों हाथों को पकड़ लिया। सनाया चीखना चाहती थी, वैभव को जगाना चाहती थी, पर उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। गंध की वजह से सनाया अपना होश खो रही थी। फिर वो औरत सनाया के पास आकर कुछ फुसफुसाई। दुनिया का कोई डॉक्टर तुझे मुझसे बचा नहीं सकता सनाया। सनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह 7 बजे अलार्म की आवाज़ से सनाया की नींद टूटी। उसको रात को क्या हुआ सब याद आया। वो वैभव को बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वैभव उसे उसका दिमाग का वहम बताकर इस बात को टाल देगा। इसीलिए उसने वैभव को कुछ ना बताना ही बेहतर समझा। ऑफिस में वैभव को सनाया का ख्याल आया। उसने कॉल किया, लेकिन सनाया ने कॉल नहीं उठाया। 2 बार, 3 बार, 4 बार सनाया ने कॉल नहीं उठाया। वैभव घबरा गया। वो तुरंत घर की ओर निकला। उसने चाबी से घर खोला। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र सनाया पर पड़ी। वो स्तब्ध रह गया। सनाया! वो चीखा और सनाया की ओर दौड़ा। सनाया बाथरूम के पास बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून निकल रहा था। वैभव की चीख सुनकर आस पड़ोस वाले लोग भी वहां आ गए। सनाया को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? वैभव ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, अब सब ठीक है। कमज़ोरी या स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे और सिर किसी भारी चीज़ से टकराया, इसलिए खून निकल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? वैभव ने तुरंत पूछा। सनाया के दोनों हाथों पे जलने के निशान थे। वो कहाँ से आए? कुछ हुआ था? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। नहीं तो, आज सुबह तक तो सब ठीक था, वैभव ने बताया। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर रूम से बाहर चले गए। वैभव सनाया के पास बैठता है। उसने देखा सनाया के हाथ पे जलने के निशान थे। वो भी ऐसे वैसे नहीं, मानो किसी ने जलते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा हो। वैभव घबरा जाता है। उसे सनाया की हर बातें याद आती है। जली हुई औरत का दिखना, वो गंध। यह कोई दिमाग का वहम नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जब से हम इस घर में आए हैं तब से ये सब हो रहा है। कहीं सच में कोई भूत प्रेत? जो भी हो, मैं इसका पता लगा के रहूंगा। वैभव सनाया की ओर देखते हुए सोचता है। तभी
सनाया को होश आने लगता है। सनाया, कैसा लग रहा है अभी? और क्या हुआ था तुम्हें? वैभव ने सनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सनाया रोने लगती है। वो औरत मार डालेगी मुझे, प्लीज मुझे बचा लो वैभव, सनाया ने रोते हुए कहा। विस्तार से बताओ सनाया, क्या हुआ था? वैभव ने कहा। सनाया ने रात की सारी बातें बता दी। और जब सुबह तुम ऑफिस के लिए निकले और मैं नहाने जा रही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों पे कुछ जल रहा है। देखा तो मेरे हाथों की चमड़ी में से धुआं निकल रहा था। मैं बहुत डर गई थी वैभव। जैसे ही मेरी नज़र आईने पे पड़ी, मैंने खुद को पूरा जला हुआ पाया और अचानक पूरे घर में किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी जोर से और इतनी डरावनी थी कि मैं वहीं बेहोश हो गई। सब ठीक हो जाएगा सनाया, डोंट वरी, सनाया को बाहों में भरते हुए वैभव ने कहा। दोनों वापस घर आ गए। सनाया आराम कर रही थी कि तभी घर की डोर बेल बजी। वैभव ने दरवाज़ा खोला। अरे सविता जी, आइए आइए, वैभव ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। सविता वैभव और सनाया की पड़ोसन थी, जो फ्लैट नंबर 212 में रहती थी। कैसी है सनाया की तबीयत? सविता ने पूछा। ठीक है, अभी तो वो आराम कर रही है। चलो तो मैं बाद में आती हूँ, ऐसा बोलकर सविता जाने लगती है। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ ज़रा बैठिए, वैभव ने रोकते हुए कहा। बोलो वैभव, क्या बात है? सविता ने बैठते हुए कहा। इस घर में कुछ हुआ था क्या? वैभव ने पूछा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जब से हम यहाँ आए हैं तब से सनाया को एक औरत दिखती है, आधी जली हुई। पहले मुझे लगा ये सब उसका वहम है, पर अब लगता है शायद सनाया सच बोल रही है, वैभव ने कहा। ये सब सुनकर सविता के मुंह से एक ही शब्द निकला, सरला। सरला? कौन सरला? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। 10 साल पहले यहाँ एक पति पत्नी रहते थे, सरला और मंगेश। बहुत खुश थे वो, नए नए यहाँ आए थे। सरला ने मानो इस घर को स्वर्ग बना दिया था। उसकी एक बेटी थी, पिंकी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पिंकी की तबीयत बिगड़ने लगी। पता चला उसे कैंसर हो गया है। उसके इलाज के लिए उन लोगों ने जेवरात, अपनी गाड़ी, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया था। लेकिन एक दिन सुबह पता चला कि पिंकी इस दुनिया में नहीं रही। सरला और मंगेश पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किस्मत ने मानो उन लोगों की पूरी जिंदगी की खुशी ही छीन ली थी। सरला बेटी के गम में पागल सी हो गई थी और मंगेश को भी दारू की लत लग गई थी। एक दिन अचानक उनके घर से सरला की चीखने की आवाज़ आने लगी। सब इकट्ठा हो गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने दरवाज़ा तोड़ा तो सरला जल रही थी। शायद बेटी के गम में उसने खुद को आग लगा लिया था। हमने किसी तरह आग बुझाई, पर तब तक सरला आधी जल चुकी थी। उसके शरीर में से धुआं निकल रहा था। हॉस्पिटल ले जाए उससे पहले उसने दम तोड़ दिया। और मंगेश, वो कहाँ हैं? वैभव ने तुरंत पूछा। वो उस रात से लापता है। सरला के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया। पुलिस ने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर? वैभव ने पूछा। फिर ये घर मिस्टर एंड मिसेस तिवारी ने खरीद लिया, पर रोज के झगड़े की वजह से उस औरत ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली और वो
मिस्टर तिवारी फिर अमेरिका चले गए और फिर तुम लोगों ने ये फ्लैट उनसे खरीद लिया। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि अब मैं क्या करूं। हम इस घर को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि लाखों का लोन लेकर हमने इस घर को लिया है। वैभव ने हताश होकर कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? सनाया को थोड़े दिन के लिए उसकी माँ के पास भेज दो, जिससे उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। तब तक हम सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। वैसे भी वो औरत सिर्फ सनाया को ही दिखती है, सविता ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही उससे बात करके उसे भेज देता हूँ। जैसे तैसे करके वैभव ने सनाया को मना ही लिया और सनाया को 1 हफ्ते के लिए उसकी माँ के घर भेज दिया। वैभव ने ये सारी बातें रवि को बताई। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो आज रात मैं तुम्हारे घर ही रुकता हूँ, देखता हूँ कौन सी औरत तुम्हें तंग करती है। वैभव ने भी हाँ में सर हिला दिया। तो ये है फ्लैट नंबर 213, रवि ने घर के अंदर आते हुए कहा। दोनों इधर उधर की बात कर रहे थे। तभी किचन से कुछ आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों किचन में गए, पर वहाँ कोई नहीं था। चूहा होगा शायद। बहुत सोचो मत, चलो सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, रवि ने किचन से बाहर जाते हुए कहा। रात के 2 बजे वैभव को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उठ के बाहर हॉल में जाता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर रवि बैठा था। रवि, रवि, इतनी रात को क्या खा रहे हो? वैभव ने रवि से पूछा। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उसके पास गया और देखते ही 2 कदम पीछे चला गया। रवि के हाथ में कांच का टुकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू था। वो कांच खा रहा था और चाकू से अपने हाथों को चीर रहा था और उस हाथ को ऐसे चूस रहा था जैसे मानो कोई आम चूस रहा हो। वैभव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक ठंडे हवा के झोंके ने उसे हिला कर रख दिया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो डर गया। जैसे ही उसकी नज़र रवि पे पड़ी, वो भौचक्का सा रह गया। वो औरत रवि के कंधों पर बैठी थी। उसकी पीली पीली आंखें गुस्से से रवि को ही देख रही थी। वो गंध उसे भी आ रही थी जिसकी बात सनाया रोज करती थी। वैभव ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो रवि जमीन पे पड़ा था और उसके मुंह और हाथों से खून निकल रहा था। वैभव ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉक्टर भी देखकर हैरान थे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रवि को मृत घोषित कर दिया। वैभव ये खबर सुनकर माथे पे हाथ रखकर नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने अपना खास दोस्त खो दिया था। जैसे ही रवि के बारे में सनाया को पता चला, वो तुरंत वैभव के पास आ गई। दूसरे दिन सुबह सविता उन लोगों के घर आई। आइए सविता जी, सनाया ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। वैभव के दोस्त के साथ जो हुआ वो देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए, सविता ने सनाया से कहा। हम ऐसे नहीं जा सकते सविता जी, हमने बहुत बड़ी रकम लोन में ले रखी है, वैभव बेडरूम से बाहर आते हुए बोला। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, सनाया ने मायूस होते हुए कहा। सुनो, मेरे ध्यान में एक तांत्रिक बाबा हैं, भैरव नाम है उनका। काला जादू,
भूत प्रेत को वश में करना, ये सब उनके दाएं हाथ का खेल है। तुम लोग एक बार उनसे मिल लो, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर दें। भीम घाट के पास उनका घर है, सविता ने कहा। ठीक है सविता जी, हम आज शाम को ही उनके घर जाकर उनसे मिल लेते हैं। शुक्रिया आपका, वैभव ने तुरंत कहा। शाम को ही वे भीम घाट पहुंच गए। एक छोटा सा घर, एक रूम और किचन, एक काली माता की मूर्ति जिसके पास धूप जल रही थी, जिसका धुआं पूरे घर में फैला हुआ था। उस धुएं को चीरता हुआ एक आदमी बाहर आया। किसको मिलना है? आदमी ने पूछा। जी, वो हमें तांत्रिक भैरव से मिलना है, वैभव ने कहा। जी कहिए, मैं ही हूँ तांत्रिक भैरव। दोनों थोड़ा चौंक गए। हर तांत्रिक काला कुर्ता, गले में मालाएं और हाथ में ढेर सारी अंगूठियां नहीं पहनता, मिस्टर, भैरव ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने वक्त ना गवाते हुए सारी बातें उन्हें बता दी। भैरव कुछ सोचने लगे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा, कल अमावस है, कल उसकी ताकत 2 गुना हो जाएगी। हो सकता है वो तुम लोगों पर हमला भी कर दे। हमें जो करना है कल ही करना पड़ेगा। हमें आपके घर से उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, वो भी रात को। कल मैं रात को 11 बजे आ जाऊंगा। तांत्रिक भैरव ने 4 नींबू लिए जो काली माँ की मूर्ति के पास थे। उस पे कंकु लगा हुआ था। उसने कुछ मंत्र फूका और वैभव को दे दिए और कहा, इन नींबुओं को चारों दिशा में रख देना और एक बार रखने के बाद उसे वहां से हटाना नहीं। वैभव ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों वहां से चले आए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सविता जी के घर के बाहर भीड़ जमी थी। दोनों वहां पहुंचे और देखते ही स्तब्ध रह गए। सविता जी की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उनके शरीर पर कुछ कुछ जगह जलने के निशान थे। पुलिस लाश को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी और सविता जी के पति का रो रो के बुरा हाल था। दोनों ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि तांत्रिक की बात सविता जी ने बताई थी, उसी का बदला उनसे सरला ने ले लिया। दोनों को अब अपने घर जाने से डर लग रहा था। अभी तो आज की रात और कल का पूरा दिन उन लोगों को बिताना था। वैभव ने चारों दिशा में नींबू रख दिए। पूरी रात और दूसरा दिन भी कुछ नहीं हुआ, शायद नींबू की वजह से। रात 11 बजे तांत्रिक भैरव आ गए थे। रूम के सारे फर्नीचर हटा दिए गए। तांत्रिक भैरव ने अपने माथे पे भभूति लगा रखी थी। हाथ में 2 बड़ी अंगूठी और गले में काली माँ का लॉकेट था। तांत्रिक भैरव ने लाल कंकु से एक बड़ी गोल आकृति बनाई, जिसके बीचों बीच गेहूं का ढेर किया। फिर चावल और वैसे ही सारी सामग्री रख दी। बीच में यज्ञ कुंड रख दिया। तांत्रिक भैरव ने दोनों को इस गोले में आने को कहा। कुछ भी हो जाए, इस गोले के बाहर मत निकलना, वरना मौत का तांडव होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो इस गोले में नहीं आ पाएगी, तांत्रिक ने समझाते हुए कहा। यज्ञ शुरू हुआ। तांत्रिक ने मंत्र बोलना चालू किया। वो बार बार सरला का नाम ले रहा था, पर कुछ हलचल नहीं हुई। जैसे ही तांत्रिक ने आहुति देना शुरू किया, वो गंध आनी शुरू हो गई। हवा तेज होने लगी। दोनों डर गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तांत्रिक ने सरला के नाम की आहुति देने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया
और सनाया को उस गोले के बाहर फेंक दिया। तांत्रिक खड़ा हो गया। ये कैसे संभव है? तुमने नींबू को हटाया था क्या? तांत्रिक ने वैभव से खींचते हुए पूछा। थोड़ा सोचने के बाद, हाँ, शायद सोफा घसीटते वक्त। वैभव इतना ही बोल पाया कि सनाया की चीख सुनाई दी। दोनों ने देखा सरला ने सनाया का हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों हवा में तैर रहे हैं। सनाया के शरीर पे धीरे धीरे जलने के निशान बन रहे थे। तभी तांत्रिक भैरव ने एक प्याले में से गंगा जल लिया जिस पे कंकु मिला हुआ था। कुछ मंत्र फूका और सरला पर छिड़क दिया, जिससे सरला थोड़ी कमज़ोर पड़ गई और सनाया का हाथ छूट गया। जैसे ही वैभव सनाया को लेने आगे बढ़ा, सरला ने वैभव की ओर अपना हाथ किया और वैभव उछलकर दीवार से जा टकराया। तांत्रिक फिर से गंगा जल लेने वाला था कि अचानक सरला ने उसे भी उछाल के जमीन पे पटक दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। अब फिर से सरला और सनाया हवा में तैर रहे थे। सनाया बेहोश हो चुकी थी। सनाया के शरीर में से धुआं निकलने लगा। वैभव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब सनाया को कैसे बचाए। तभी, रुक जाओ सरला, छोड़ दो इसे, तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। वैभव आवाज की दिशा में मुड़ा और वो उसे देखता ही रह गया। वो वही बूढ़ा आदमी था जो उस दिन वैभव को रास्ते पे मिला था। आप तो, वैभव कुछ आगे बोल पाता, तभी सरला ने कहा, तो तुम आ ही गए मंगेश। और सरला जोर जोर से हंसने लगी। वैभव भी आश्चर्यचकित होकर उस मंगेश को ही देख रहा था। तो आप इनके पति हो जो इनकी मौत के बाद से गायब थे? वैभव ने कहा। गायब नहीं, भाग गया था ये, मुझे जिंदा जलाकर, सरला ने चीखते हुए कहा। क्या? वैभव ने चौंकते हुए पूछा। सरला ने सनाया का हाथ छोड़ दिया था और वो अब बेहोश पड़ी थी। उस दिन वो काफ़ी शराब पीकर घर आया था। बेटी को तो मैं पहले ही खो चुकी थी। इतना कर्ज बढ़ गया था कि लोग रोज़ हमसे पैसे मांगने आने लगे और ये बचे हुए पैसे से शराब पीता था। बात तब बढ़ गई जब शराब के नशे में ये मुझे मारने लगा। उस दिन भी ये मुझे मार ही रहा था। तभी गुस्से में आकर मैंने भी एक चमाट दे मारा। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मुझ पर शराब छिड़क कर मुझे जिंदा जला दिया और भाग गया। लोगों को ऐसा लगा कि मैंने बेटी के गम में आत्महत्या की। इसके बाद जो भी यहाँ रहने आया, मैंने सबको मार दिया। ये घर मेरा है, मैं सबको मार दूंगी, वैसे ही जैसे सविता को मारा, जिसने मुझे मारने के लिए तुम लोगों को इस तांत्रिक के पास भेजा था। बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी। और फिर सरला गुस्से से मंगेश की ओर देखने लगी। उसके गुस्से की वजह से उसके शरीर में से धुआं निकलने लगा, जिसकी गर्माहट वैभव साफ साफ महसूस कर रहा था। मंगेश कुछ बोले उससे पहले ही सरला बड़ी तेजी से उसकी ओर लपकी और एक झटके से मंगेश के आर पार चली गई। बहुत सारी हड्डियां टूटने की आवाज़ एक साथ आई और मंगेश वहीं धाराशाही हो गया। उसके शरीर में से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वो हवा में ओझल हो गया। फिर सरला गुस्से में सनाया की ओर बढ़ी। प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो हमें, अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है, चली जाओ यहाँ से। वैभव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं, ये मेरा घर है, जो भी यहाँ आएगा मैं उसे मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं।
सरला जोर जोर से कहने लगी और हंसने लगी। तभी तांत्रिक भैरव की आँख खुली। उसने गंगा जल वाला प्याला लिया, उसमें मंत्र फूका और पूरा का पूरा प्याला सरला पर डाल दिया। अब हंसने की गूंज चीख में बदल गई थी। एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि दोनों की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। दोनों ने आंखें खोली। सरला चली गई थी, उसे मुक्ति मिल गई। तांत्रिक भैरव ने काली माँ के लॉकेट को चूमते हुए कहा। सनाया को भी होश आ गया। उसके शरीर पे जो जलने के निशान थे वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। सब ठीक हो गया। अब ये घर सिर्फ हमारा है, वैभव ने सनाया को गले लगाते हुए कहा। सविता जी, रवि और जितने भी लोगों को सरला ने मारा था, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए दोनों ने बड़ा यज्ञ करवाया। कुछ साल बाद दोनों को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने सविता रखा। शराब की वजह से हमारे देश में न जाने कितने घर बिखर जाते हैं, कितनों के संबंध टूट जाते हैं। पता नहीं जिस शराब पर मौत लिखी है, लोग उसके इतने दीवाने क्यों हैं। सागर मेहता जी की इस कहानी को मेरी आवाज़ में सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।